हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लोग का है बिहार स्पेशल में आज का टॉपिक है बिहार इतिहास के तहत मगध हर्यक वंश से नंद वंश तक। मगध हर्यक वंश से नंद वंश तक। पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार का इतिहास शुरू किया था और बिहार के इतिहास के क्रम में हमने बताया था कि भाई बिहार में जो भी पाषाणकालीन साक्ष्य स्थल है वो महत्वपूर्ण है। फिर ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य स्थल का नाम हम लोगों ने देखा था और उसके बाद एक दो बात जो वैदिक काल की बात है कि भाई बिहार में आर्यों का आगमन या वैदिक सभ्यता का बिहार के तरफ आगमन कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल के मध्य में। उसमें लोहा के प्रयोग, इन सारी बातों का भी हम लोगों ने उल्लेख किया था। और उसके बाद चूंकि आप भारतीय इतिहास के मुख्य चैप्टर्स को अगर देखते हैं तो इंडस वैली के बाद आपका वैदिक और वैदिक का दो चरण, अर्ली वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल के मध्य की स्थिति में बिहार में आर्यों का आगमन या आर्यों का विस्तार बिहार क्षेत्र में। उसके बाद जो भारतीय इतिहास का एक चैप्टर है महाजनपद काल, 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय। और इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार क्षेत्र में आते थे, मगध, वज्जी और अंग। सबकी बात कल हम लोग किए थे। और फिर अब यहाँ से बात शुरू होता है महाजनपद काल से और बिहार में आने वाले 3 महाजनपद। और आप जानते हो भारतीय इतिहास में कि महाजनपद काल में फिर महाजनपदों के बीच भी टकराव होता है और उस टकराव में अंततः सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध उभरता है। और इस मगध साम्राज्य पर, इस मगध पर शासन करने वाले वंशों का जो क्रम होता है वो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। लेकिन इन वंशों के क्रम में मगध की सीमा, मगध से संबंधित बहुत सी बातें बदलती रहती हैं। तो मगध का इतिहास शुरू हो रहा है और चूंकि ये भारतीय इतिहास का मुख्य चैप्टर है मगध, और मगध पर चूंकि मगध बिहार क्षेत्र में, आरंभिक मगध बिहार क्षेत्र में, तो भाई मगध पे जो शासन करने वाले वंश हुए, मगध का जो इतिहास हुआ, चूंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें मगध जो भारतीय इतिहास का भी मुख्य अध्याय है और वो बिहार से संबंधित है, तो बिहार के इतिहास से वो जुड़ा हुआ है। और वो हमारे एग्ज़ाम के लिए मगध से संबंधित जो तथ्य होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ इतिहास, बिहार का इतिहास ही पूछता है। उस एग्ज़ाम में भारतीय इतिहास के भी क्वेश्चन होंगे और बिहार पर एम्फेसिस क्वेश्चन होंगे। तो इस ध्येय से मगध पर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और मगध के इतिहास को देखना है। और आज का जो टॉपिक है मगध पर, अभी हमने बताया मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। तो आज के टॉपिक जो है हर्यक से नंद तक, हर्यक से नंद तक का इतिहास, मगध का इतिहास हम लोग देखेंगे। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास के अंतिम 15 मिनट, 10-15 मिनट में हम आप लोगों का कमेंट देख लेंगे, जिसमें कुछ होगा उसके बारे में बताया जाएगा।
तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार बताऊं कि कल का जो हम लोग का क्लास था, चूँकि वो जो क्लास था और उस पीरियड का इतिहास बड़ा धुंधला है, लेकिन जो फैक्ट्स कल हमने बताया आपको पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन स्थलों की बातों को, उसको थोड़ा ध्यान से आप याद करेंगे। और आप लोग के लिए टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी भेजा जाता है, कुछ 20 क्वेश्चन भी भेजे जाते हैं हर टॉपिक का, जो भी क्लास होता है उसका। तो वो आप लोग उसको ढंग से कीजिए। और पहला असाइनमेंट हमने देखा भी था, वो आप लोगों ने बड़ा मेहनत करके कुछ लोगों ने अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छी बात है। इससे ये होगा कि आप जो पढ़ रहे हो उस पर ठीक है, वो सारी बातें आपको ऑलरेडी मिल रही हैं टेक्स्ट के रूप में, लेकिन उस पर अगर अपने से भी एक बार आप लिखिएगा, उसको पढ़िएगा, तो इस मतलब कि एक दबाव में या इस तरह के एक रूटीन में आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और वो आप भूलने की संभावना कम होगी। इस उद्देश्य से वो किया गया है। साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चंस भेजे जाते हैं उसको भी आप करेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा उसको टफ नहीं किया गया है। अभी का जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। और जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये एकदम एग्ज़ाम के हिसाब से, आपके परीक्षा 69th बीपीएससी की परीक्षा यानी के हिसाब से ही हो रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है दूसरे एग्ज़ाम में भी आपके लिए ये उपयोगी होगा, लेकिन उस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको फ्रेम किया है, उस उद्देश्य से ही पढ़ाया जा रहा है। कहीं भी इरिलीवेंट इधर उधर की का नहीं दिया जाएगा आपके पास तथ्य, तो आप उसको ध्यान से, जो ज़रूरी है, जैसे आज का भी टॉपिक हम छोटा में रखे हुए हैं, हर एक से नंद तक, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आपके सामने आएगा और उस पर हम लोग बात करेंगे। कल का जो होगा, इसके बाद का जो क्लास होगा, यानी नेक्स्ट क्लास जो होगा, वो बिहार इतिहास का मगध ही रहेगा, लेकिन वो मौर्य रहेगा। और मौर्य आप जानते हो कि मौर्य का इतिहास थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है, और चूँकि भारतीय इतिहास का भी वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, और वो आपके बिहार से रिलेट कर रहा है, तो उस पर हम लोग थोड़ा लंबा उस पर बात करेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ तथ्य आपको लिख के देंगे, ठीक है। तो वो कल के बारे में। आज है हर्यक से नंद तक। फिर से मैं आपको रिकॉल कराऊँ, मगध 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जो उभरा वो मगध। अब कुछ बातें जो हिस्ट्री के जो एस्पेक्ट नहीं होंगे उनके लिए थोड़ा एक दो लाइन में बोल दूं कि भारतीय इतिहास के मुख्य चैप्टर्स को जो आप देखते हो उसमें इंडस हो गया, और इंडस के बाद आपका वैदिक हो गया। वैदिक के 2 चरण हो गए, अर्ली वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का हो गया 1000 से 600, ऋग्वैदिक काल हो गया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में क्या था? आर्य घुमंतु थे, आर्य कबीलाई जीवन जीते थे, और आर्य कबीला को जन कहा जाता था। अंतर क्या आया ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में? आर्यों के जीवन में अस्थायित्व आया, और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि आर्य कृषि कार्य से परिचित हो गए। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जीवन अस्थायी हुआ, आर्यों के जीवन में अस्थायित्व आया, घुमंतु प्रवृत्ति उनकी खत्म हो गई। अब वो एक जगह पर हर कबीला कोई ना कोई एक क्षेत्र में रहने लगा। और उत्तर वैदिक काल में जो आर्य घुमंतु कबीला को जन कहते थे, और प्रत्येक जन के द्वारा जो जिस एरिया में अपने को सेटल्ड किया गया उस एरिया को उस कबीला के नाम पर जनपद कहा गया। तो ऋग्वैदिक काल में जन जो घुमंतु, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और फिर जनपदों में भी आपस में टकराव हो गया होता रहा, और वो जनपद अपना एरिया बढ़ाते रहे। तो इस तरह से जो बड़ा सा किंगडम उनका तैयार हुआ, तो उसको महाजनपद नाम दिया गया। और ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व अगर बात कहें तो कब से कब, तो 599 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इस सदी में 16 बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसलिए इस सदी को महाजनपद काल कहा गया। और भी उसका नाम है, क्योंकि इस सदी में द्वितीय नगरीकरण का बात होता है भारत में, तो उसको भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं।
अब इन 16 महाजनपदों में बिहार से रिलेटेड 3 महाजनपद, मगध हो गया, आपका वज्जी हो गया और अंग हो गया। तो उन 3 महाजनपदों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने कल देखा है। अब क्या है कि मगध, और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा मगध। तो मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम, ऐतिहासिक जो क्रम है, अन्य जगहों पर मैंने पौराणिक ग्रंथों में कुछ और नाम मगध का कुछ और भी बहुत सा तथ्य है, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है। तो मगध की ऐतिहासिक स्थिति शुरू होती है महाजनपद काल से, और महाजनपद काल से मगध पर शासन करने वाले वंशों का जो क्रम बनता है वो होता है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। तो आज जो हम लोग बात करेंगे तो पहले मगध पर शासन करने वाले, ठीक है, टॉपिक का नाम हमारा हर्यक से नंद वंश तक का है, ठीक है, लेकिन शुरू में इन 6 वंशों का जो मगध पर आए क्रमशः उनका कालखंड बताया गया है, और फिर हम हर्यक, शिशुनाग और नंद से, यानी 3 वंशों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आपके एग्जाम के लिए, उनको हम लोग देखेंगे। तो इसमें मगध हर्यक से नंद वंश तक, तो हर्यक हो गया, बीच में शिशुनाग हो गया, फिर नंद हो गया। जैसा कि हम लोग बात किए कि मगध पर शासन करने वाला वंश हो गया हर्यक, फिर हो गया शिशुनाग, और फिर वंश आता है नंद, और फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व, ठीक है। तो महाजनपद काल से मगध की ऐतिहासिक स्थिति आरंभ होती है। ये लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि मगध से संबंधित अन्य कहानियां, अन्य तथ्य भी पौराणिक ग्रंथों में है, जैसे जरासंध का बात, ये सब, तो भाई उन सब की ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है। तो ऐतिहासिक स्थिति मगध की बनती है कब से? महाजनपद काल से। महाजनपद काल अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व से मगध की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है। तो 2 बात, ऐतिहासिक स्थिति मगध की कब से शुरू हुई? महाजनपद काल से। महाजनपद काल की शुरुआत, अब महाजनपद काल की शुरुआत किसको बोलते हो? जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ, कौन सी सदी है? 6ठी सदी ईसा पूर्व। और यहां से मगध की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है। मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम इस प्रकार से है, जो अभी हम लिख रहे थे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। अब यहां पर प्रत्येक वंश, जबकि आज के क्लास में हमको इतना ही देखना है, ये अगले क्लास में देखेंगे, फिर अगले क्लास में ऐसे देखेंगे, और इनसे संबंधित बहुत सी बातों को हम लोग को अभी चर्चा करेंगे। तो भाई हर्यक वंश का, इस हर्यक डायनेस्टी का काल क्या था, कब से कब तक इसका शासन रहा? तो ये लगभग में, ठीक है, लगभग में मतलब बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, लेकिन अलग अलग स्रोत में थोड़ा अलग अलग 1-2 वर्ष का अंतर पड़ता है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के हिसाब से। तो इसलिए उसमें एग्जैक्ट ईयर से कोई आपका क्वेश्चन नहीं फ्रेम्ड होगा, ठीक है। तो हर्यक वंश, और इसीलिए हमने लगभग लगा दिया है, लगभग 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व का शासन काल हो जाता है हर्यक का, ठीक है। हर्यक का शासन काल, हर्यक वंश का 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, और ये शिशुनाग वंश, जो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, ये कोई बाहरी आक्रमण नहीं, ये मगध पर ये जो 6 वंशों का शासन देख रहे हो, 6 वंशों का जो नाम देख रहे हो, वो एक तरह से समझो कि मगध का इंटरनल रिप्लेसमेंट है, यानी यहीं का कोई व्यक्ति। फिर हर्यक को समाप्त करता है, फिर शिशुनाग हो जाता है, फिर शिशुनाग के बाद नंद आता है, नंद के बाद मौर्य, शुंग, कण्व, ठीक है। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सामान्य रूप से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है किस वंश के बाद कौन आया। शुंग वंश के पहले मगध पर किस वंश का शासन था, ऐसा अगर क्वेश्चन होता है तो मौर्य। तो भाई नंद वंश के बाद कौन था? तो मौर्य, ठीक है। शुंग, कण्व के पहले कौन था? तो शुंग। तो इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रेम्ड होते हैं, और ये आप लोगों को, हम तो समझ रहे हैं
चूँकि आप लोग भाई तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज का, तो ये सब तो सामान्य बातें आपके लिए हैं, लेकिन फिर भी जो इसको इग्नोर कर रहे होगे नहीं, या फिर तो वो आप इसको ऑर्डर में समझ लो। फिर नंदवंश लगभग में 362 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, ये बड़ा वैरी करता है अलग अलग स्रोतों में, लेकिन बहुत वैरी नहीं। ये 362 वाली बात अलग अलग जगह पर 362, कहीं कहीं बहुत कम 350-52 भी लिख देता है, इतना ईसा पूर्व तक। मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। शुंग का शासनकाल लगभग 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व, 73 भी मिलता है, ठीक है, लेकिन ये लगभग में ये याद रखो। कण्व 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व और 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व भी, मतलब इधर थोड़ा बहुत होता है तो फिर ये 28 हो जाता है, 2 वर्ष का अंतर स्टार्ट और लास्ट में सामान्य रूप से मिलता है। लेकिन ये जो एक है आपका फ्रेम बन रहा है कि भाई हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व तो हर स्रोत में मिलेगा, हर किताब में मिलता है। 544 ईसा पूर्व से लगभग 544 ईसा पूर्व से लगभग 412 ईसा पूर्व शिशुनाग का, नंद का, मौर्य का, शुंग का, कण्व का। तो ये पहले आपको ध्यान में याद कर लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आगे आप फैक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके पास क्रोनोलॉजिकल सिस्टम होता है, तो वो फैक्ट आपको जल्दी याद होगा, आप उसको समझ पाइएगा, ठीक है, कि भाई आखिर कब की बात है, उस समय कौन था, क्या था, बहुत सारी बातें हैं। अब मगध पर थोड़ी सी और बात हम करें। हमने कहा कि भाई 16 महाजनपदों में भी टकराव होता है, सीमा विस्तार के लिए युद्ध हो रहा है, और उस क्रम में सबसे शक्तिशाली होता है मगध, ठीक है। अब 16 महाजनपद में 3 ही महाजनपद बिहार क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चूंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार का ही क्वेश्चन उसमें रह रहा है, तो 16 महाजनपद और संबंधित राजधानी ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 3 का तो बिहार के संदर्भ में चर्चा है ही, लेकिन अन्य महाजनपद की राजधानी भी याद रखिएगा, ठीक है। अब 6ठी सदी ईसा पूर्व पर थोड़ा सा बात हम करते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं, लेकिन वो पूरे तरह से सिर्फ बिहार का ही बात नहीं है। 6ठी सदी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का बड़ा ही एक महत्वपूर्ण सदी रहा है, 6ठी सदी ईसा पूर्व। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व जो है, 6ठी सदी ईसा पूर्व जो है वो भारतीय इतिहास का हमने कहा बड़ा ही महत्वपूर्ण सदी रहा है। और 6ठी सदी ईसा पूर्व को मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप दिमाग में क्या रखोगे कि भाई 600 ईसा पूर्व के बाद 599 ईसा पूर्व से, जैसा कि, और 500 ईसा पूर्व तक सदी के रूप में यही ना बोलेंगे। 6ठी सदी क्या बोलेंगे? अगर एडी में बोलेंगे तो 500 से 599, ईसा पूर्व में बोल रहे हैं तो 599 से 500 BC। इसमें क्या हुआ? 16 बड़े बड़े महाजनपदों का, यानी 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, और हमने बताया कि वो महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी याद रखना है। और उसमें से 3 महाजनपद आपके बिहार क्षेत्र में पड़ते थे, और वो कौन? मगध, अंग और वज्जी। वज्जी जो था वो 8 गणराज्यों का एक संघ था, ठीक है। वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गणराज्य था उसका वो लिच्छवी, सबसे महत्वपूर्ण जो था वो लिच्छवी, और लिच्छवी का फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे मगध के संदर्भ में भी, ठीक है। अब है कि मगध पर, अब आप देख रहे हो कि मगध पर जब मगध महाजनपद के रूप में हुआ और उस पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक वंश हो गया हर्यक वंश। अब हर्यक से लेकर के नंद तक में, हर्यक से नंद तक में आप कहोगे कि मगध का उत्तरोत्तर विस्तार होता गया। मौर्य में तो और भी हुआ, लेकिन मैं नंद तक की बात कर रहा हूँ। हर्यक से नंद तक में मगध का उत्तरोत्तर विस्तार होता गया, ठीक है। अब नंद वंश में जो अंतिम शासक था, ठीक है, क्योंकि नंद वंश का इतिहास बहुत स्पष्ट रूप से बीच के शासकों का नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रथम शासक के रूप में इसका धनानंद, और प्रथम शासक के रूप में इसका महापदम नंद, और अंतिम शासक के रूप में धनानंद।
धनानंद के समय ही उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण होता है। यानी जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उत्तर पश्चिम में, उस समय मगध की गद्दी पर नंद वंश का शासक धनानंद था। लेकिन धनानंद और सिकंदर में कोई लड़ाई नहीं हुई। ना तो सिकंदर यहाँ आया, ना धनानंद अपने उस इलाका को बचाने के लिए या हस्तक्षेप करने के लिए ना वहाँ गया। ठीक है, सिकंदर वापस होता है। धनानंद के बारे में यह है कि धनानंद जनता के प्रति सतर्क नहीं था। धनानंद शक्तिशाली शासक था, लेकिन न तो वो बहुत सजग था, न ही जनता के प्रति जनता के लिए बहुत मतलब कि उत्तरदायी नहीं था, जनता के प्रति बहुत सजग नहीं था, जनता के वेलफेयर पे ध्यान नहीं देता था। और तब मगध के एक स्कॉलर विद्वान चाणक्य ने, जैसा कि कहानी है, चाणक्य उसको राजधर्म बताने गए कि भाई एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, आपको ये करना चाहिए, आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हो। तो जैसा कहानी में है कि भाई तब धनानंद ने उनका अनादर किया, और तब उस स्कॉलर ने अपनी ड्यूटी समझते हुए कि भाई इस तरह के राजा को, इस तरह के वंश वालों को तो गद्दी से हटाना होगा। और तब उन्होंने अपना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया होगा, लोगों के बीच में लोगों को अवेयर किया होगा, भाई लोगों को जगाया होगा, और एक अपना शिष्य को आगे किया कि जो गद्दी पर बैठने लायक है, ठीक है, उसका पूरा नर्चरिंग उन्होंने किया था, और वो तो चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, चाणक्य को कौटिल्य भी, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर आया, और वो बड़ा ही प्रभावशाली, बड़ा ही प्रतापी शासक हुआ। फिर मौर्य की बात शुरू होती है। तो हमने क्या बताया कि ये जो कुछ भी वंश हुआ मगध पर, वो इंटरनल रिप्लेसमेंट है, नहीं कि भाई ऐसा नहीं ना था कि कोई बाहरी शक्ति आ करके और मगध का जो शासक था उसको हटा करके और वहाँ पर शासन करने लगा, कोई बाहरी पावर आ करके, ऐसा नहीं। यहाँ का ही इंटरनल रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो मगध से फिर तो चाहे वो हर्यक से शिशुनाग का ना हो, शिशुनाग से नंद का ना हो, नंद से मौर्य का ना हो, या मौर्य से शुंग का ना हो, या शुंग से कण्व का ना हो। ठीक है, तो ये कोई बाहरी आक्रमणकारी, कोई बाहर की शक्ति आकर के यहाँ के राजा को हटा करके नहीं स्थापित हुई। अब मौर्य का, फिर मौर्य में अब शुरू के मौर्य के जो 3 शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, वो काफी प्रतापी हुए। और हम एक चीज बता रहे थे कि यहां से मगध का क्षेत्र बढ़ता गया, मगध और ज्यादा शक्तिशाली होता गया। मौर्य के समय में भी और शक्तिशाली हुआ, लेकिन मौर्य का अशोक के बाद और इस मौर्य साम्राज्य का तो विस्तार दक्षिण भारत तक हो गया। यानी मौर्य साम्राज्य अब सिर्फ वो जो प्राचीन मगध के आसपास तक ही नहीं रहा, काफी दूर तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया। अब अशोक के बाद फिर यहां पर योग्य उत्तराधिकारी मौर्य के नहीं हुए, और अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व, और मौर्य चला लगभग 185 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 187 ईसा पूर्व देगा, 187 ईसा पूर्व, कहीं 185 ईसा पूर्व, और 185 ईसा पूर्व तक, यानी 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, बहुत प्रतापी, बहुत मतलब शक्तिशाली ये साम्राज्य रहा। 232 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व जो मौर्य का काल ही रहा, इस काल में मौर्य कमजोर होता गया, और जब कमजोर होता गया तो मौर्य का जो दक्षिणी भाग में जो विस्तार हुआ था वो उसके हाथ से चला गया। आफ्टर अशोक वो उसके हाथ से चला गया, और दक्षिण भारत में पावर कौन आया? सातवाहन, जो वहां का लोकल पावर था, सातवाहन पावर में आ गया। ठीक है, अब आप देखते हो कि उत्तर पश्चिम भारत से जो बाहरी शक्तियां, जो जिसकी शुरुआत आप अलेक्जेंडर से देखते हो, सिकंदर जब लौट गया और फिर उधर से ग्रीक
कोशिश करता है उस क्षेत्र में आने का फिर से, तो वो सैल्यूकस के समय, लेकिन जब सैल्यूकस आया तो चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ था और ऐसा नहीं कर पाया। एक संधि होती है और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तक बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि ये मजबूत थे। और अशोक की मृत्यु के बाद दक्षिण वाला भाग तो गया ही, उत्तर पश्चिम में भी फिर बाहरी शक्तियां आई और उसमें क्रम क्या रहा? ग्रीक, देन शक, पार्थियन और कुषाण। तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत, जिनका जितना प्रभाव बिहार में रहा है, लेकिन वो देखना होगा। तो ये सब बात। अब जो है कि मौर्य का दक्षिणी भाग अशोक के बाद दक्षिण का भाग चला गया, उत्तर पश्चिम का भाग चला गया, और जो मध्य रहा, जैसा कि शुरू में मगध जैसा था वैसा जो रहा, वहां पर कौन हो गया? तो फिर इंटरनल रिप्लेसमेंट से वहां कौन सा डायनेस्टी आया? शुंग। और फिर शुंग को रिप्लेस करके, यानी शुंग और कण्वों का क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं रहा जैसा कि मौर्य के समय था। अशोक के बाद मौर्य का क्षेत्र सिकुड़ गया और फिर आ गया शुंग और फिर कण्व। तो इन सारे इनके बारे में भी बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक हर्यक से लेके नंद तक की महत्वपूर्ण बातों को हम चर्चा करेंगे। और इतना हम इसलिए बोले क्योंकि साहब, जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो या जो लोग कंपटीशन की तैयारी पहले से कर रहे हो, तो उनके लिए तो भाई आसान चीज़ है, ये आप ऑलरेडी आप जानते हो, आप सिर्फ फैक्ट देखना चाहते हो। लेकिन जो थोड़ा कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, इस तरह के कंपटीशन की तैयारी, जनरल स्टडीज़ को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री उनका कहीं नहीं रहा, दूसरे स्ट्रीम के रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा हमने ये ब्रीफ में किया, ठीक है। और सबों के लिए फिर एक बार कि भाई मगध को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और मगध पर शासन करने वाले वंशों का ये क्रम है और प्रत्येक वंश का ये काल है और बिहार से संबंधित प्रत्येक वंश के समय कौन शासक हुआ और किसके समय में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है एग्जाम का, उसको हम लोग देखेंगे। अब बहुत तोड़ तोड़ के नहीं, हम यहाँ से हर्यक से नंद तक के तथ्य को उठाएंगे अभी। अब देखिए, हर्यक वंश के शासकों का क्रम इस प्रकार से, क्या हुआ? पहला वंश कौन? हर्यक। तो हर्यक वंश के शासकों का क्रम यहां लिखा हुआ है, ठीक है। हर्यक वंश के शासकों का क्रम। थैंक यू, किसी ने कहा भाई क्लास ठीक ठाक समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो हर्यक वंश के शासकों का क्रम इस प्रकार से है, ठीक है। मैं बड़ा आराम से कर रहा हूं भाई। पहला वंश कौन? हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के में शासन करने, हर्यक वंश में जो जो शासक हुए, जो रूलर्स हुए, उनका नाम क्रम के अनुसार आरंभ से। तो भाई हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, फिर हुआ अजातशत्रु, फिर हुआ उदयभद्र या उदयन, फिर अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बाबू, ये ज नहीं, ये टाइपिंग में नागदशक, ये न होगा, यानी आप नागदशक पढ़ोगे। नागदशक, ये तो इंपॉर्टेंट नाम है, ये तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। नागदशक, ठीक है, नागदशक। इसको आप जो सुधार के पढ़ेंगे, ऐसे आप जानते भी होंगे। सुनाग वंश के शासकों का क्रम, नंद वंश के अब देखो यहां पर हमारा क्या उद्देश्य रहा है, ठीक है। हम हर्यक से नंद पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य क्या रहा है कि भाई अभी मेरा उद्देश्य रहा कि मगध पर शासन करने वाले वंशों का पहले क्रम हम याद किए, ठीक है। साथ साथ उसका क्या पीरियड रहा है प्रत्येक डायनेस्टी का, वो हम लोगों ने देखा। अब प्रत्येक डायनेस्टी से संबंधित जो किंग्स हैं, जो राजा हुए, उनसे संबंधित कुछ बात हम लोग करते हैं पहले, ठीक है। यानी अभी हम मगध का एक परिचय लेके चल रहे हैं। तो हर्यक वंश के शासकों का क्रम, ऑर्डर ऑफ किंग्स ऑफ हर्यका डायनेस्टी। तो फर्स्ट बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। ये ज नहीं, न है, नागदशक। अब आप देखो, ये सब नाम से कोई आपको मतलब नहीं है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ना ही ये क्रम में रहेगा, कहीं कहीं एक दो और नाम दे देता है। तो आप जानोगे ये इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर अंतिम है नागदर्शक, ये नाम मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है नागदर्शक। यानी क्वेश्चन होगा कि भाई अगर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन भी हम भेजेंगे तो वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन अभी है। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन? अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो भाई अपने साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो बिंबिसार। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन? नागदर्शक। तो प्रथम और अंतिम ये तो याद कर ही जाओगे, ठीक है, शायद असाइनमेंट में भी ऐसा लिख के दिए हैं। शिशुनाग वंश का क्रम, शिशुनाग वंश के शासकों का क्रम, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या पढ़े? वंश का क्रम। अब वंश के शासक पे थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ किंग्स ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, तो शिशुनाग, ठीक है, इसको जैसा कि रोमिला थापर में शिशुपाल भी लिखा गया है, वो उसका नाम शिशुपाल भी था, लेकिन वंश आया शिशुनाग, और अधिकांश जगह पर इसको शिशुनाग ही कहा गया। डायनेस्टी भी शिशुनाग और फर्स्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी भी शिशुनाग, ठीक है। कहीं कहीं शिशुपाल भी उसका नाम, फर्स्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी का नाम कहीं शिशुपाल भी रखा गया है, या आरंभ में उसका नाम कहीं शिशुपाल रहा। देन कालाशोक, ये दो नंद वंश के। अब जैसे ऑर्डर में हमने लिख दिया कि भाई हर्यक वंश का ये शासक हुआ, शिशुनाग वंश का ये शासक हुआ। नंद वंश में चूंकि शासकों का बहुत स्पष्ट नाम नहीं आता है, प्रथम और अंतिम का तो है, तो फिर इस पे बात हम लोग करते हैं। नंद वंश का प्रथम शासक महापद्म नंद था, चलो ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। नंद वंश का काल लगभग में दिया गया है। पहले ऐसा कहा जाता है कि महापद्म नंद के पश्चात नंद वंश में 8 शासक हुए, जिसमें धनानंद अंतिम था। ऐसा कहा जाता है कि महापद्म नंद के बाद नंद वंश में 8 शासक हुए, जिसमें धनानंद अंतिम था। और अभी हम लोग बात किए कि भाई जब सिकंदर का आक्रमण था उस समय मगध की गद्दी पर कौन था? धनानंद, ठीक है। अंतिम शासक धनानंद था। कहीं कहीं घनानंद भी है, लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब देखो मौर्य वंश के आरंभिक 3 शासकों का क्रम। मौर्य वंश के आरंभिक 3 शासक जो बड़े महत्वपूर्ण हुए, जैसा कि हमने बताया 3 शासकों के क्रम में इनका साम्राज्य काफी बढ़ा। तो 3 शासकों का क्रम हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक। अशोक के बाद मौर्य वंशीय शासकों का क्रम इस रूप में बताया जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत स्पष्ट नहीं है, ठीक है। जालौक, संप्रति, दशरथ, बृहस्पति और बृहद्रथ। अब यहां याद रखना है बृहद्रथ वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी। बृहद्रथ लास्ट और चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब आप कह रहे होगे कि भाई हम तो बात किए हर्यक से नंद तक है, लेकिन ये मगध के परिचय के रूप में, कि फिर बार बार ये आपको कंफ्यूजन न हो, इसके लिए हम 6 डायनेस्टी का एक परिचय आपको दिए हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल लगभग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग इतना 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, बाद में मौर्य में भी फिर हम बात करेंगे। बिंदुसार का शासन काल लगभग इतना 273 ईसा पूर्व, और अशोक का शासन काल लगभग 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। अशोक के बाद के मौर्य वंशीय शासकों का काल, यानी अशोक के बाद मौर्य वंश के ही कुछ शासक जो हुए उनका काल कब से कब हुआ? तो 232 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, यानी लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य समाप्त होता है। अब मौर्य के बाद शुंग आता है, तो शुंग वंश के शासकों का क्रम पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र, उद्दग्र, भागभद्र और देवभूति। यहां इंपॉर्टेंट है बस ये पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, और उसके बाद याद कीजिएगा देवभूति, अंतिम हो गया देवभूति। और कण्व वंश के शासकों का क्रम, तो वासुदेव कण्व, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी या फर्स्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी, और अंतिम हो गया सुशर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने किया क्या, हमने बात किया था पिछले क्लास में कि भाई 16 महाजनपदों में 3 महाजनपदों की उपस्थिति बिहार में, बज्जी, मगध और अंग। फिर वह कि भाई इन 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण हुआ मगध, और मगध पर अभी हम लोग बात किए, मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। ये आप याद भी करोगे, और 2-2 लेटर आप करोगे तो ये एक बन जाएगा, आपको याद करोगे। HA फॉर हर्यक, SI फॉर शिशुनाग, NA फॉर नंद, ठीक है।
ठीक है, एक हो गया। फिर M फॉर मोरे, S फॉर सुंग, K फॉर कन्नो। तो ये बनाओगे तो याद पर हो जाएगा तुम्हारा। तो ये 6 वंश, उनका ऑर्डर, उनका काल यानी पीरियड, कब से कब। फिर प्रत्येक वंश से रिलेटेड किंग का नाम। ऐसा काम अभी तक हम लोगों ने किया और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कुछ किंग का ही नाम दे दिया, अब सीधे पूछेगा किस मगध के किस वंश का शासक था। और ये भी भाई हिस्ट्री जिसका नहीं रहा आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो आसान क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम्ड होता है। अब आप देखोगे, अब आइए, महाजनपद काल में मगध पर शासन करने वाले प्रथम वंश के रूप में हर्यक वंश का नाम आता है। हर्यक वंश के प्रथम 2 शासक बिंबिसार एवं अजातशत्रु मगध की स्थिति को सुदृढ़ करने में अपना योगदान प्रदान किया, यानी ये ज्यादा महत्वपूर्ण हुए। ये दोनों हर्यक वंशीय शासक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और ये क्वेश्चन पूछा है, मगध के कौन शासक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, आप जानते हो, और वो बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर आया था। प्रथम पितृहंता शासक के रूप में उसको जाना जाता है, लेकिन एज ए किंग बड़ा सफल रहा था। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ये खराब है कि वो अपने पिता की हत्या कराया था, लेकिन एज ए किंग बड़ा सफल रहा था। तो बिंबिसार का शासनकाल, तो यहां पर हुआ था, ये 2 हर्यक वंशीय शासक, कौन 2? बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो अब महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, इसको स्पष्ट करने के लिए बिंबिसार का, हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार का शासन काल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, और अजातशत्रु का शासन काल लगभग, ये सब लगभग में हम बात कर रहे हैं क्योंकि 463 भी कहीं देता है, 492 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व। ठीक है, तो वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई एग्जैक्ट वो 460 था कि 61 था। ठीक है, 460 61 तो ज़्यादा, 460 था कि 61 था, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि अजातशत्रु का अंतिम शासन वर्ष क्या था, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन तो इसका शासनकाल 492 से 460, 460 हो 461 हो। अब भगवान बुद्ध का जीवन काल, भगवान बुद्ध का जीवन काल कब से कब? भगवान बुद्ध का जीवन 80 वर्ष का जीवन था, और भगवान बुद्ध के जीवन काल को हम बताते हैं 563 ईसा पूर्व से 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष का इनका जीवन। अब आप देखिएगा कि बिंबिसार का जो शासन काल है 544 से 492, तो भाई 544 से 492 तो इसमें आ जाएगा कि नहीं, और ये 492 से 460, 492 से 460, ठीक है, अजातशत्रु। इसलिए इन दोनों का शासन काल, ये क्वेश्चन पूछा है कि भगवान बुद्ध के समकालीन। ठीक है, अब बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया। ये बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, और अर्ध शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया। अभी आप देख रहे हो जो हम लोग देखे कि भाई इसका 544 से 492, तो 544 में से 492 अगर घटाएंगे, इसका शासनकाल है ये, तो भाई 52 वर्ष हुआ। तो अर्ध शताब्दी से ज्यादा, लगभग 50 वर्ष, याद रखिए। बिंबिसार सिंहासन प्राप्त किया, अर्ध शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया। तो ये बात, ये क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकता है, कब, लगभग कितने वर्ष तक, लगभग कितने वर्ष, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। बिंबिसार की पहली पत्नी, अब देखो बिंबिसार के बारे में हम बहुत कहानी यहाँ नहीं लेके चल रहे हैं, जो फैक्ट्स की बात है। बिंबिसार बड़ा ही सफल शासक हुआ, यानी मगध को सुदृढ़ करने की, ऐतिहासिक जो मगध की बात हम कर रहे हैं उसमें मगध को सुदृढ़ता देने का पहला श्रेय बिंबिसार को ही जाता है, और ऐतिहासिक मगध का प्रथम शासक के रूप में बिंबिसार। हाँ, एक चीज आप याद रखोगे, कभी कभी पूछ देता है, बिंबिसार गद्दी पर आया था तो एक व्यक्ति को जो हराया था वो बृहद्रथ था। ठीक है, ये लिखा हुआ मिलता है,
बृहद्रथ। लेकिन उस बृहद्रथ के बारे में बहुत ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है। और एक चीज और जानोगे, बिंबिसार बृहद्रथ को पराजित कर गद्दी पर आया था, यानी बिंबिसार के पहले कोई बृहद्रथ इस क्षेत्र में था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक वो बृहद्रथ, दोनों एक बृहद्रथ नहीं है, वो बहुत बाद का ना हुआ। तो मौर्य वंश का एक अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बिंबिसार अपना, ऐसा लिखा हर किताब में पढ़ते हो कि बिंबिसार अपने वैवाहिक विवाह करके संबंध से भी अपने राजनीतिक को कुछ लोगों का कहना है, थोड़ा फास्ट कीजिए, बात बड़ी बड़ी रिपीट हो रही है। रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जो मतलब कि इससे नर्वित नहीं हो, वो थोड़ा उनके भी दिमाग में आ जाए। बिंबिसार का जो वैवाहिक संबंध, बिंबिसार की 3 पत्नियों का नाम आता है। तो बिंबिसार की पहली पत्नी जो थी वो कौशल से थी। कौशल एक महाजनपद, और कौशल महाजनपद की राजकुमारी। तो बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल राजकुमारी कौशल थी, उसका नाम भी कौशल, और कौशल महाजनपद की वो राजकुमारी थी। और उसे विवाह में काशी क्षेत्र मिला था। आप जान लो, कौशल एक महाजनपद था, काशी एक महाजनपद था, और काशी को कौशल ने जीत लिया था। और आपको एक चीज जानना चाहिए कि 16 महाजनपदों में सबसे पहला महाजनपद, सबसे पहले अस्तित्व में कौन महाजनपद आया? सबसे पहले अस्तित्व में कौन महाजनपद आया? काशी। और सबसे पहले अंत भी हुआ काशी महाजनपद का। सबसे पहले अस्तित्व में आया काशी और सबसे पहले अंत हुआ काशी का। और काशी महाजनपद को किसने जीता? कौशल। और कौशल राजकुमारी कौशला देवी से शादी हुआ बिंबिसार का। और बिंबिसार को उस शादी के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में काशी का एक क्षेत्र मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, वैशाली। ठीक है, तो भाई लिच्छवी एक गणराज्य था बज्जी महाजनपद का। बज्जी महाजनपद के अंतर्गत 8 गणराज्य थे। बज्जी वाज अ यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक्स, जिसमें एक लिच्छवी था। और बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था चेलना लिच्छवी राजकुमारी थी। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब क्षेत्र की मद्र एक था, लेकिन वो मगध से नहीं, मद्र वो महाजनपद के रूप में उसका नाम नहीं है, तो मद्र राजकुमारी थी। ठीक है, और उसका नाम था क्षेमा। तो ये 3 नाम, उसकी पत्नी का 3 नाम, और कहां से वो संबंधित थी, ये बात। ठीक है, बिंबिसार। और एक चीज और, अभी हमने कहा कि भाई फास्ट कीजिए, कुछ चीज रिपीट, ऐसा हमने पढ़ा है। यहां पर टीचर को मालूम है कि किस चीज को क्यों रिपीट कर रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट डायरेक्ट हिस्ट्री से नहीं होंगे, आर्ट्स सब्जेक्ट से नहीं होंगे, कंपटीशन में नए आए होंगे, उनके लिए ये रिपीटेशन जरूरी था, इसलिए रिपीट किया गया, लेकिन मैं फास्ट हो रहा हूं। बिंबिसार अपने राज्य के पूर्व में स्थित पड़ोसी राज्य अंग पर चढ़ाई कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त का वध किया। तो भाई बिंबिसार मगध शासक बिंबिसार ने अंग को जीत लिया और अंग के शासक ब्रह्मदत्त को मार डाला। ठीक है, तो बिंबिसार, अब अगर क्वेश्चन आता है कि किस मगध शासक ने अंग को जीतकर मगध में मिलाया, तो वो आएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग को जीतकर, अंग क्या था? महाजनपद। ठीक है, और वो भी आपके बिहार क्षेत्र में अंग चंपा की, जिसकी पहली राजधानी मौलिनी थी, और फिर चंपा भागलपुर क्षेत्र, कल के वो जो दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और अंग विजय के पश्चात अंग की राजधानी चंपा में बिंबिसार ने अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक बनाया। ठीक है, उपराजा बनाया। राज्यपाल कोई टर्म उसमें यूज नहीं होता था। ठीक है, लेकिन ऐसा लिखा जाता है कि वो वहां का राज्यपाल किसको बनाया? अजात शत्रु को। तो ये भी एक बार नहीं, 50 बार ये अलग अलग कंपटीशन में पूछ चुका है कि भाई अजात शत्रु शासक होने के पहले कहां का राज्यपाल था या कहां का उपराजा था। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो या तो आपका अंग क्षेत्र देगा या चंपा वाज द कैपिटल ऑफ
अंग महाजनपद, ठीक है, तो वो चंपा का, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो आपके एग्जाम के इतर हो, एग्जाम से अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काफी कॉन्साइज वे में, काफी कॉन्साइज वे में, और आपके एग्जाम के लिए ही वो फैक्ट्स यहां पर रखा गया है। अंग के पश्चात बिंबिसार का युद्ध अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ हुआ था। बहुत जगह ये नहीं देता है, लेकिन ज्यादातर ऑथेंटिक किताब में ये है कि वो अवंती के साथ इसका युद्ध भी हुआ था शुरू में, बिंबिसार का। लेकिन बिंबिसार बड़ा ही राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा सजग था, बड़ा मतलब कि अच्छा, मतलब राजनीति अपना पकड़ रखता था, राजनीति की सोच उसकी अच्छी थी। और अवंती को वो देखा कि भाई ये बड़ा मजबूत है, तो वो अवंती के साथ फिर दोस्ताना संबंध कर लिया। तो इनके बीच युद्ध हुआ था, लेकिन वो युद्ध अनिर्णायक हुआ, ठीक है, और बाद में दोनों के बीच दोस्ताना संबंध हो गया, मैत्री हो गया। और यहां एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मगध शासक बिंबिसार, एक बार अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन जो उसका मित्र हो गया, वो बीमार पड़ा था, तो बिंबिसार अपने राज्य वैद्य, ठीक है, अपना राज्य चिकित्सक जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था, ठीक है। चंद्रप्रद्योत महासेन को बहुत किताब में लिखा, उसको जॉन्डिस हो गया था और उसके इलाज के लिए वो जीवक को भेजा था, ठीक है, ठीक करने के लिए उज्जैन भेजा था। अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। तो बिंबिसार अपने चिकित्सक जीवक को चंद्रप्रद्योत महासेन के पीलिया रोग को ठीक करने के लिए उज्जैन भेजा था। अब मगध शासक बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है, एक बार नहीं कितना बार पूछा है। मगध शासक बिंबिसार का एक उपनाम श्रेणिक था, और यहीं पर हमने लिख दिया है कि भाई मगध शासक बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था, और मगध शासक यानी उसके बाद का जो शासक हुआ हर्यक वंश का अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। तो बिंबिसार का नाम श्रेणिक और अजातशत्रु का नाम कुणिक, ये दोनों नाम आपको याद रहेगा, लेकिन कहीं आप कंफ्यूज करके बिंबिसार के साथ कुणिक और अजातशत्रु के साथ श्रेणिक मत कर दीजिएगा, ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, बौद्ध साहित्यों के अनुसार अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर आया था। बौद्ध साहित्य में बोलता है कि भाई अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर आया था, ठीक है, और ये ज्यादा जगह ये है कि भाई अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर आया था, जबकि उसके पिता ने उसके लिए भाई अंग का राज्य दिया था, फिर भी उसको जल्दी शासक बनना होगा, जो भी बातें हो उससे कोई हम लोगों को लेना देना नहीं। तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर आया, और बौद्ध साहित्य ऐसा कहता है, जबकि आप जानते हो कि अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों के द्वारा बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया गया, फिर भी ऐसा बौद्ध साहित्य ने क्यों कहा, ठीक है, ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाली बात है। तो ये इसलिए अब बात है कि भाई जो किया होगा वो लिखा हो उसमें बाद में, लेकिन इसके पीछे ये है ना कि बौद्ध साहित्य ये दिखाना चाहा कि एक इतना जो क्रूर हो सकता है वो भी बौद्ध धर्म में आने के बाद बहुत अच्छा हो गया, कुछ इस तरह का उद्देश्य होता है बौद्ध साहित्यों का। खैर उनसे आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि क्यों, क्या, क्यों लिखा। तो बौद्ध साहित्यों के अनुसार अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर आया, जबकि जैन साहित्यों के अनुसार यह कहा जाता है कि नहीं भाई वो बंदी बना लिया था। जैन साहित्य बोलता है कि बिंबिसार अजातशत्रु बिंबिसार को बंदी बनाया था, जबकि बौद्ध साहित्य बोलता है कि अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर आया था। अजातशत्रु की माता का नाम चेलना, चेलना कौन? लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, बिंबिसार की पत्नी चेलना जो लिच्छवी राजकुमारी। इसमें भी कहीं कहीं अलग अलग है कि नहीं भाई ये स्पष्ट नहीं है कि वो चेलना का ही बेटा था, ये स्पष्ट नहीं, ऐसा बात भी है। लेकिन आप रामशरण शर्मा की किताब या इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है अजातशत्रु की माता चेलना, तो चेलना थी। अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ। अब कौशल एक महाजनपद, हमने अभी बताया बिंबिसार की शादी कौशल में हुई थी, और बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक क्षेत्र मिला था। उस समय कौशल का शासक महाकौशल था, राजकुमारी कौशल हुई, बिंबिसार का शादी हुआ और काशी का एक क्षेत्र उसको दहेज के रूप में मिला, ठीक है। अब उसके बाद जब
यहाँ पर अजातशत्रु बनता है, तो और उस समय कौशल में प्रसेनजीत आ जाता है। तो प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि प्रसेनजीत इस बिंबिसार के अजातशत्रु के इस बात से बड़ा गुस्सा में था कि वो अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर आया है। तो युद्ध होता है और इस युद्ध में प्रसेनजीत को वो पराजित करता है अजातशत्रु। और फिर बाद में क्या होता है, अंततः अंत में वो काशी वाला जो क्षेत्र ले लिया था प्रसेनजीत, फिर इसको मिलता है। और यहाँ पर यह भी है कि फिर कौशल और कौशल राजकुमारी के साथ अजातशत्रु का विवाह भी होता है, जो थोड़ा उल्टा संबंध दिखेगा, लेकिन ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है वजीरी के साथ। अब आप देखोगे अजातशत्रु का दूसरा युद्ध लिच्छवी के, जो उसका ये भी उसका एक तरह से ननिहाल, ये भी ननिहाल, लिच्छवी और लिच्छवियों के साथ होता है। और लिच्छवी वाला युद्ध में ये लिच्छवियों के साथ है, 2-3 चीज जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। लिच्छवियों के साथ अजातशत्रु 16 वर्ष युद्ध किया, यानी अजातशत्रु और लिच्छवी के बीच कितना वर्ष युद्ध चला, 16 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। दूसरा, अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया, ठीक है, उस पर जीत हासिल किया। लिच्छवियों से युद्ध करने के लिए अजातशत्रु ने गंगा के तट पर इस साइड में पाटली ग्राम में एक सैन्य छावनी डाला, ठीक है। और एक चीज और कि अजातशत्रु का एक मंत्री वस्साकर, कहीं वर्षाकर लिखता है, कहीं वस्साकर, वस्साकर ने लिच्छवी वज्जी जो संघ था उसमें फूट डाला, लिच्छवियों से अलग कर दिया अन्य गणराज्यों को। तो कूटनीति चलने वाला, ठीक है, वज्जी संघ में फूट डालने वाला, लिच्छवियों से अन्य गणराज्यों को दूर करने का श्रेय और अजातशत्रु की जीत को तय कराने का श्रेय एक तरह से उसके मंत्री वस्साकर को जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सोन नदी संगम पर एक सैन्य छावनी का निर्माण कराया, जो उसमें पाटलीग्राम था, जो बाद में पाटलिपुत्र के रूप में हुआ। अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया। अजातशत्रु एवं लिच्छवियों के बीच 16 वर्ष का युद्ध चला। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु अपने मंत्री वस्साकर की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में वज्जी का ही एक लिच्छवी था, फूट डालने में सफल रहा और उनकी शक्ति को कमजोर कर वैशाली को जीत लिया, ठीक है। मगध का वैशाली के साथ सर्वप्रथम संबंध बिंबिसार के समय में बना था, क्योंकि बिंबिसार का वहां विवाह हुआ, संबंध बिंबिसार के बना। लेकिन मगध में उस क्षेत्र को, लिच्छवियों के क्षेत्र को या मगध साम्राज्य को गंगा के उत्तर में ले जाने का श्रेय किसको जाता है, अजातशत्रु को। मगध का क्षेत्र गंगा के दोनों ओर यानी उत्तर में भी सर्वप्रथम अजातशत्रु के काल में फैला। अजातशत्रु के शासन काल में ही मगध पर अवंती महाजनपद के आक्रमण की संभावना बनी। अब आप देखो, मगध का मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी या उसके बराबर की शक्ति का कौन था, अवंती। और बिंबिसार अवंती के साथ दोस्ती कर लिया था, उसके बाद उनके बीच दोस्ताना संबंध हुआ। लेकिन बाद में फिर अवंती का एक संभावना बनता है, लगता है कि अवंती आक्रमण करेगा, और इस उद्देश्य से ही अजातशत्रु अपनी राजधानी नगर गृहव्रज या उसको राजगृह या उसको बिंबिसारपुरी भी बोलते हैं, तो राजगृह का वो किलेबंदी कराया, ठीक है। तो राजगृह की स्थापना का, ऐतिहासिक रूप से स्थापना का श्रेय अगर कहोगे तो किसको जाएगा, बिंबिसार को, ठीक है। इसलिए इसको राजगृह को बिंबिसारपुरी भी कहा गया है। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि राजगृह का किलाबंदी किसने कराया, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टि से, सामरिक दृष्टिकोण से, तो वो श्रेय जाता है अजातशत्रु को। लेकिन अवंती का आक्रमण हुआ नहीं, देखते हुए अजातशत्रु ने राजगृह का किलेबंदी करवाया, परंतु आक्रमण टल गया, लेकिन अवंती का आक्रमण टल गया। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, अजातशत्रु का सक्सेसर कौन हुआ, तो उदयन। और उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से लगभग 444 ईसा पूर्व। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा लाया। अब देखो, इसमें भी बहुत जगह कंफ्यूजन मिलता है, क्योंकि पाटलीग्राम में सैन्य छावनी जो बनाया, वो बनाने का श्रेय किसको जाएगा,
अजातशत्रु को, लेकिन राजधानी के रूप में इसको स्थापित करने का श्रेय या यानी फोर्ट मैंने किला और सैन्य छावनी, ये दो अलग चीज है। ठीक है, फोर्ट का मतलब एक तरह से टाउनशिप हो जाता है, तो ये उदयन ने किया। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार के पश्चात हर्यक वंश के सभी उत्तराधिकारी पितृहंता थे, सभी ने अपने अपने पिता की हत्या करके आया। अरे भाई अजातशत्रु तो आया ही, उसके बाद भी जितने आए सब अपने अपने पिता की हत्या करके आए। कहीं कहीं देता है उदयन के बारे में ऐसा नहीं देता है कि उसने पिता की हत्या किया था, लेकिन अधिकांश जगह दिया जाता है कि सभी के सभी पितृहंता थे, सभी के सभी पितृहंता थे। हाँ, टेस्ट में जो बातें बता रहे हैं वो टेस्ट में रहेगा। मगध के शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लाया। अब आपके बाद हर्यक के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन होता है? शिशुनाग। और शिशुनाग राजधानी को कहां ले गया? पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र कौन ले? ये सब चीज लिखा हुआ है। शिशुनाग ने अवंती, वत्स तथा कौशल पर भी विजय प्राप्त किया। ठीक है, यानी शिशुनाग में ने भी क्या किया? मगध का साम्राज्य विस्तारित किया। अब आप देखोगे कि शिशुनाग से रिलेटेड एक चीज जो है वो याद रखोगे, शायद ध्यान नहीं, अवंती और मगध के बीच का एक तरह से शीतयुद्ध की जो स्थिति थी 100 वर्ष का था। ठीक है, तो अवंती जैसे बड़े राज्य का विलय मगध में हुआ। अवंती पर अंतिम रूप से मगध की विजय हुई किसके काल में? शिशुनाग के काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। शिशुनाग वंश के बाद दूसरा शासक उसका होता है कालाशोक, जिसको काकवर्णिन भी कहा गया है। राजगिरी का संस्थापक, अब फैक्ट के रूप में, राजगिरी के संस्थापक बिंबिसार, राजगिरी का किलाबंदी अजातशत्रु, पाटलिपुत्र में एक सैन्य छावनी का निर्माण अजातशत्रु के द्वारा कराया गया। पाटलिपुत्र में एक किला का निर्माण, राजधानी कब किसके द्वारा स्थानांतरित हुआ? वो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक महापद्म नंद। अब देखो, अब नंद वंश में हम आए तो महापद्म नंद कलिंग पर, यानी मगध का पहला शासक जिसने कलिंग पर अधिकार किया वो महापद्म नंद। ठीक है, और महापद्म नंद कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद विजय के प्रतीक के रूप में या वहां से अपने एक याद के रूप में, विजय की अपने विक्ट्री के मेमोरी के रूप में एक चीज लेकर के आया था। वो क्या? तो ऋषभ देव की मूर्ति को कलिंग से मगध लाया था। ये क्वेश्चन पूछता है। और उस मूर्ति को फिर कलिंग ले जाने वाला कलिंग का शासक खारवेल हुआ। ठीक है, कलिंग का शासक खारवेल, जो पहली सदी, दूसरी से पहली सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, वो कलिंग का शासक था। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा था। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लोगे। ठीक है, और इसको एक बार पढ़ोगे। मगध क्षेत्र, मगध से संबंधित और धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। जो जितनी बातें हमने पहले बताया है वो सारे फैक्ट्स के रूप में है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे पीडीएफ को ढंग से, और जो चीज़ हम शुरू में बताए हैं उस पर थोड़ा ध्यान दो, और जो क्रम बताया है याद करने का, कालखंड, वो सब याद करो तो बड़ा इजी टास्क हो जाएगा आपको इन सारे फैक्ट्स को याद रखने में और क्वेश्चन बनाने में। चलिए, आज का क्लास ओवर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।